आप ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ आपकी वो वीडियो दिखा रहे हैं जहाँ पर आप कंटिन्यूस नमो नमो बोलते हैं, कमल कमल बोलते हैं। वहीं पर फिर आपने बोला ऐसी राजनीति मुझे छोड़ देनी चाहिए। कमाल 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 कमाल। अपने साथियों को मदद नहीं कर सकते, हम जहाँ का मदद नहीं कर पा रहे। नमो 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 नमो। मैं सोचता हूँ मुझे ऐसी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। लोग टॉल कर रहे हैं जी। उन्हें टॉल की तमीज नहीं है। मैं निंदा करता हूँ जिन्होंने समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, उनको बड़े बड़े नेता टॉल कर रहे हैं। आपने वो स्टेटमेंट दी कि ऐसी राजनीति मुझे छोड़ देनी चाहिए। नहीं, मेरे मन में ये बात आई जी, जब तुम इनका सहारा नहीं बन पाए। परंतु रात को मेरी माँ सपने में माँ कहती है क्यों कहाँ से कौन हो रहा है बेटा। मैंने माँ से कहा तेरे उत्तर प्रदेश में किसका राज है। मैंने योगी का, उन्हें योगी पे भरोसा कर। तो योगी जी ने आपको क्या क्या आश्वासन दिए, क्या आश्वासन रहे कि वैसे समाज से थे भगवान श्री राम और हनुमान जी। ये आपने कहा, काफी जगह छपा आज से 4-5 साल पहले। क्या भगवान को किसी एक जाति से जोड़ना चाहिए? इसमें क्या दो राय? ये दो राय नहीं है। नहीं, क्या दो है तो है। सुनो तो। इतिहास का राय भाई, इसमें हम नहीं करें, इतिहास का राय पढ़ लीजिए, इतना सुनने का विषय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक गंगा का रूप है, जो भी आता है वो पवित्र हो जाता है। ये आपके बयान है, मैंने सुने हैं। परिवारवाद के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है बिल्कुल परिवारवाद नहीं है, मतलब ये है ही नहीं। अच्छा, आप बता दो। दूर दूर अनुराग ठाकुर जी को वोट चोरी के ऊपर और जो विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने इस मुद्दे को काफी तेजी से बिहार इलेक्शन में करा था। तो आपका क्या मानना है कि वोट चोरी के ऊपर आपका क्या मत है? अगर हमने वोट चोरी की होती तो हमारी 450 सीटें थी, 240 नहीं। आपने बोला हाँ मैं मोदी भक्त हूँ, हाँ मैं मोदी जी को सबसे सर्वोच्च नेता मानता हूँ, हाँ मैं मोदी भक्त हूँ। तो आपका क्या मत है? क्या आज आप अभी भी मोदी भक्त हैं? मोदी जी में है, वो देव तुल्य हैं, तो जनता उनको नहीं, इस मासने का विषय नहीं है भाई मित्र मेरे। मोदी भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब आपके साथ भारत विश्वगुरु बन गया है या फिर अभी विश्वगुरु बनने की दहलीज पर है? मेरे को समझ नहीं आया। देखिए, भारत विश्वगुरु बनेगा, कितना अप्रोक्स टाइम लगेगा? बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर, आप जानते होंगे, लोनी से विधायक है। 50,000 गायें उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन काटी जा रही है। उन्होंने क्या बयान दिया उनसे पूछिए। आरोप और लगता है बीजेपी पे कि बीफ एक्सपोर्टिंग वाली कंपनी से चंदा लिया जा रहा है। मेरठ में बीजेपी ने 5 काम ऐसे क्या किए आप गिनवाओ, बस 5 काम, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो। मुझे लग रहा है आप समाजवादी पार्टी की किसी ने भेजा है क्या? हमारा अभी तक जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं, अब तक हमने किसी भी गेस्ट को इतना हाइपर होते नहीं देखा जितना विनीत जी हाइपर हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं विनीत अग्रवाल जी के पास। हमने इनकी काफ़ी सारी रिसेंट में वीडियोस देखी, चाहे वो नमो नमो लेकर हो, चाहे वो कमल कमल लेकर हो, चाहे वो एक इमोशनल और भावुक होते हुए ये बोलना हो कि मैं राजनीति छोड़ दूं इससे अच्छा। तो आज इनसे वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे कि इन्होंने जो ये पूरा प्रकरण रहा सेंटर मार्केट को लेकर, उसके रिगार्डिंगली, और इनकी राजनीतिक सफर के रिगार्डिंगली, और जो नमो नमो वीडियो जो इनकी वायरल हुई उसके रिगार्डिंगली। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। विनीत जी, आप ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं, बहुत लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। एक तरफ आपकी वो वीडियो दिखा रहे हैं जहाँ पर आप कंटिन्यूस नमो नमो बोलते हैं, कमल कमल बोलते हैं। वहीं पर फिर आपने बोला ऐसी राजनीति मुझे छोड़ देनी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हो वो पूरे प्रकरण पर? अतुल जी, ये जो विपक्ष है जी, क्या ट्रोल करने वाले महानुभाव हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, अपने मतलब की चीज निकालते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने कमल कमल नमो नमो कहा था। 19 में कहा था आपने? और ये अब मेरा परिचय पहले दे दूंगा आपको जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले राष्ट्रीय सेवक संघ का स्वयं सेवक हूँ। ओके, आरएसएस से आप जुड़े हुए हो? मेरी संघ आयु 52 वर्ष है। 8 साल की उम्र से मैं संघ में शाखा में जाता था अपने दादाजी के साथ, पिताजी के साथ। सन 1995 में मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुआ। 1997 में मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ मेरठ का कार्यकारिणी सदस्य बना। 98 में व्यापार प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बना और 2000 में व्यापार प्रकोष्ठ का मेरठ महानगर का जिलाध्यक्ष
महानगर अध्यक्ष बना। जी 2004 में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश मंत्री बना और 2010 में पहली बार में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का उत्तर प्रदेश का प्रदेश संयोजक प्रदेश अध्यक्ष बना। जी लगातार 5वीं बार 15 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक। जी वैश्य समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व है, अनेकों और दायित्व है। हम्म मेरा शुरू से एक कहना है, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है तो व्यापारी मेरी आत्मा है। ठीक। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, हम्म, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, हम्म, कांग्रेस की सरकारें रही हो, जी मैंने कभी अपनी व्यापारी के मान सम्मान से समझौता नहीं होने दिया। हम्म, व्यापारी का जब जब शोषण होता था सपा सरकार बसपा सरकार में, जी उनकी लाठी बन जाता था। अनेकों मुकदमे मेरे पर बसपा सपा सरकार में व्यापारी के हित की लड़ाई लड़ते हुए हुए। और मैं कभी डरा नहीं। मेरा एक ही लक्ष्य रहा, जब शुरू से मैं व्यापारियों की राजनीति करता हूँ। व्यापारी के समाज में व्यापारी वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग होता है, सबसे समाज में सबसे बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है व्यापारी वर्ग जी। और व्यापारियों के दुख और सुख में, अब मेरे दुख और सुख में व्यापारी समाज हमेशा खड़ा रहा है जी और जब व्यापारी के पास कभी दिक्कत होती है, परेशानी हुई, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। मेरे में वो राजनीति करनी नहीं आती, मैं किसी के कंधे पे चढ़कर राजनीति नहीं कर सकता। मैं एक भावुक व्यक्ति हूं, मैं संस्कारों को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने माता पिता के दिखे दिए संस्कारों पर चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपनी पार्टी के दिशा निर्देश को मानने वाला व्यक्ति हूं। मेरे को अनेकों ऑफर आए अनेकों पार्टियों से कि हमारे दूसरी पार्टियों से, हाँ, पर आज तक मैंने हमेशा, ये पहले अभी मैंने कहा मेरे को अनेकों ऑफर आए जी हमेशा कि हमसे टिकट ले लो, लड़ पर लो। मैंने हमेशा उस हर ऑफर को नकारा। रीजन क्या रहा? मेरा सिर्फ ओनली फॉर, मेरा एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। मैंने कहा राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है तो व्यापारी मेरी आत्मा है। जी जब पार्टी मेरी माँ है तो माँ है ना, जी माँ नहीं बदली जाती है, ध्यान रखिए आप। जो लोग चोला बदलते हैं राजनीति में, बदले, मुझे उनसे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। मेरा अपना है। पार्टी ने मुझे चुनाव नहीं लड़ाया लोकसभा का, मैंने कभी शिकायत नहीं करी। पार्टी ने मुझे लोकसभा में नहीं भेजा, विधानसभा में नहीं भेजा, मैंने शिकायत नहीं। पार्टी ने मुझे इतना बड़ा दायित्व लगातार 5वें टर्म से दे रही है जी। मैं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संयोजक हूँ, तो मेरे काम के कुव्वत बदला है। मैं जमीनी व्यक्ति हूँ, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की आवाज हूँ। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के दुख और दर्द और तकलीफ को समझने वाला व्यक्तित्व है मेरा। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे व्यापारी के शरीर का पसीने की एक भी कत्तर का जमीन पर गिरेगी तो विनीत शारदा के शरीर के खून की कत्तर मेरे व्यापारियों के काम आएगी। व्यापारी को मैं अपनी आत्मा बताता हूँ, तो व्यापारी मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा थी और मेरी आत्मा रहेगी जी। मैं व्यापारियों के लिए जीता हूं तो व्यापारी के मर जाऊंगा। व्यापारियों का शोषण जिंदगी में मैंने सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में नहीं होने दिया, और जब जब सपा बसपा कांग्रेस में मेरे व्यापारी का शोषण, मेरे व्यापारी का धोन हुआ, तो मैं एक लाठी बन के उनके बीच में खड़ा रहा, उनकी आवाज बनकर खड़ा रहा और उनके साथ मजबूती से मैंने उनकी ढाल बनकर खड़ा रहा। अब मेरी सरकार में जो श्री मोदी जी की सरकार है, श्री योगी की सरकार है, जिसमें मोदी जी ने पूरे देश में चौमुखी विकास किया, योगी जी ने उत्तर प्रदेश के जंगल राज को खत्म किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में लूट डकैती हत्या रंगदारी चोट वसूल से उत्तर प्रदेश जलता था। माता बहनें सड़कों पर सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी को गन पॉइंट पर लूट लिया जाता था, उन्हें व्यापार करने वाला बनाया। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जंगल राज था। मैं तो कहता हूँ जंगल राज को कानून होता होगा, उसको धज्जी उड़ा दी जाती थी। मैं जाता था गाँवों में, शहरों में, मैं पूछता था 5वीं दुकान का शटर क्यों करे, मेरे से व्यापारी कहता था भाई साहब शारदा जी आप आए हैं, शारदा जी आपके आने से पहले स्थिति ये है कि एक गाड़ी आती है, 5 लोग उतरते हैं, लाल कलर की टोपी पहने होते हैं, लिफाफा फेंकते हैं, उसमें खाली कारतूस निकलता है और एक धमकी वाला पत्र निकलता है। मेरे व्यापारी के बेटे को उठा लिया जाता था समाजवादी पार्टी सरकार में, सफाई गुंडे उनको मार दिया करते थे, और किसी तरह पैसे भी दे के आता था बदमाशों को, फिर भी उसके वो सुरक्षित नहीं था, उसकी लाश मिलती थी। लोग टॉल कर रहे हैं जी। उन्हें टॉल की तमीज नहीं है। मैं निंदा करता हूं जी, मैं पार्टी को नाम नहीं ले रहा,
जिन्होंने समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, उनको बड़े बड़े नेता ट्रोल कर रहे हैं। एक तरफ मेरा कमल कमल दिखा रहा है, एक तरफ दिखा रहा है विनीत शारदा की दुकान के। अरे विनीत शारदा की दुकान नहीं, वो मेरे दुकानदार, मेरे 22 दुकानदारों की दुकान गिरी तो मेरी आत्मा तो रोएगी ना जी। मैं उनकी तरह राजनीति नहीं करता, झूठी राजनीति। मैं पहुंचा 2 दिन, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी जाने की, मैं सच में नहीं जा पाया। जो व्यापारी मेरे साथ दुख में सुख में मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता था, 35 वर्ष मेरे साथ वो खड़ा रहा, और मेरा गृह जिला, मेरा गृह निवास, मेरे पीछे फड़कों हम बोल नहीं सकते थे। सर्वोत्तम अदालत का आदेश था, हम रो रहे थे, मेरे खून के आंसू सूख गए थे। परंतु रात को मेरी माँ सपने में आती, माँ कहती है क्यों उदास है, क्यों रो रहा है बेटा? मैंने माँ ऐसा है। माँ ने कहा तू, तेरे उत्तर प्रदेश में किसका राज है? मैंने योगी का। उन्हें योगी पे भरोसा कर, योगी उत्तर प्रदेश की जनता का भला करेंगे, योगी पर भरोसा कर, अब जा पहुंच जा, अब अपनी पार्टी की किरकिरी मत होने दे। मैं पहुंचा, मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो लोगों ने उसको टॉल कर दिया। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ अभी 1 साल हुआ जी। 8 अगस्त को मेरा जन्म मेरी माँ ने मुझे दिया था जी। और 8 अगस्त के दिन, मेरे जन्मदिन वाले दिन, माँ मुझे छोड़ के भगवान के पास चली। जी। परिवार में और कौन कौन है? परिवार हम 4 भाई बहन है, मेरे 3 भाई हैं, 1 बहन है। विवाह हो रहा है, आपकी शादी हो रही है? हाँ, मेरे 2 देवते हैं। अच्छा। मेरा 1 बेटा 1 बेटी है, 2 भतीजे हैं मेरे, 3 बेटे हैं मेरी, 4 बेटियां हैं। फैमिली बिजनेस है, क्योंकि अग्रवाल ने तो बिजनेस सन हो गया। 39 से हमारे दादाजी ने मेरठ में हैंडलूम पावरलूम की स्थापना की थी। जी। सन 39 से हमारा हैंडलूम पावरलूम का काम है, खादी बनाने का काम है। खादी बनाने का। जब आपको वीडियो आया, आप थोड़ा भावुक थे कि ऐसी राजनीति मुझे छोड़ देनी चाहिए। वो जो भावुक वीडियो जो रहा, वो उसका कारण केवल जो दुकान तोड़ी गई वो ही रही कि दुकान तोड़ दी गई, व्यापारी मंडल जो गरीब व्यापारी थे वो आपके पास आए तो आपको बड़ी पीड़ा हुई, यही कारण था जो आपने वो स्टेटमेंट दी कि ऐसी राजनीति मुझे छोड़ देनी चाहिए? नहीं, मेरे मन में ये बात आई, जब तुम इनका सहारा नहीं बन पा रहे, 35 साल जिन व्यापारियों ने तुम्हारे दुख और सुख में हमेशा साथ दिया, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, आज उनकी दुकान गिर रही है, उनके नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। मेरी आत्मा में व्यापारी का, मेरी आत्मा के खून के आंसू बहे, मेरी आत्मा लहूलुहान हुई, मेरी आत्मा को झंझोड़ा गया, मेरी आत्मा सड़कों पे आ गई, मेरी आत्मा को परेशान हो गई। परंतु सर्वोत्तम मान्य सर्वोत्तम अदालत के आगे मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, झुक गया था, टूट गया था। तो मेरी जगह अगर आप भी होंगे तो यही कहेंगे। मैंने कहा, मेरे मन में आया कि ऐसी राजनीति कैसे करूं, मुझे नहीं आती ऐसी राजनीति, मैं नहीं कर सकता ओछी और गंदी राजनीति। मेरी आत्मा ने मुझे जवाब नहीं, मेरी माँ ने मुझे सहारा दिया ऊपर रह के भगवान के पास। मैं पहुंचा फिर व्यापारी के पास, मैंने कोशिश करी मैं व्यापारी के आंसू पहुंच सकूं, मैंने कोशिश की मैं उनकी लाठी बन सकूं। योगी जी से जब आप मिले तो योगी जी ने आपको क्या क्या आश्वासन दिए, क्या आश्वासन रहे वो? मैंने 5 लाख रुपए की घोषणा वहां करी जी। 5 लाख की घोषणा करके मेरा एक ही लक्ष्य था, जो उन 22 दुकानदारों में छोटा छोटा दुकानदार पीड़ित है, 5 लाख को मैंने देने की बात की। मैं 5 लाख उनको देने जा रहा हूँ। पर दुकानदार मैंने 5 लाख रुपए की बात की आपसे। जी। मैंने आपसे कहा 5 लाख रुपए की घोषणा की मैंने आपसे। 5 लाख की घोषणा मैंने की जो उसमें पीड़ित दुकानदार है, 22 में से बिल्कुल एंड टू माई थे, जिनके घर में आज रोटी नहीं पकड़ी, ऐसे 5-7 लोगों उनके मैं उनको लाख रुपए भी दे दूं तो उनके आंसू पूछेंगे। और जब 5 लाख मैं दूंगा तो बाकी मेरठ के धनाढ्य व्यापारी वर्ग, राजनीतिक लोग आए और उनकी अपनी तिजोरी के दरवाजे खोलेंगे और इन गरीब व्यापारियों की मदद करेंगे। ये मेरी सोच थी। लोग टोल कर रहे हैं उल्टा उसको, मतलब भावनाएं नहीं देखते। राजनीति करना सिर्फ, और राजनीति करके आतिशबाजी करवाना, राजनीति की मिठाई बांटना, ये नहीं होती। राजनीति करना, टोल करना, हर बात को नेगेटिव करना, ये नहीं होती। राजनीति उसे कहते हैं तो जो साथ में खड़ा हो जी, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। ये मेरा मोदी, मेरा योगी ही सिखा सकता। मैं गया, मैं योगी जी से मिला जी, मैंने योगी जी के दरबार में दोहार लगाई। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का कॉल आया था आपके पास? मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैंने टाइम मांगा। अच्छा, आप टाइम मांग कर गए उनके? मैंने वक्त मांगा, उन्होंने टाइम दिया, इसके लिए उनका धन्यवाद। मैं उनके पास गया। मेरे उत्तर प्रदेश के मेरे मुख्यमंत्री ने मेरे व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने की बात कही। उन्होंने कहा देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अदालत के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते थे,
परंतु उसके बाद हम व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे, और व्यापारी मेरा मान सम्मान स्वाभिमान है। व्यापारी की कहीं परेशानी होगी तो वो परेशानी हमारी है। तो मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, सेंट्रल मार्केट पे हम दोबारा आते हैं। वहां पर जब पूरा का पूरा मामला हुआ तो उसके बाद जब विपक्ष के नेता भी आए, आप तो पहले दिन से लगे हुए थे, पर जब विपक्ष के नेता आए उसके बाद नहीं, मैं पहले दिन से नहीं लगा हुआ था, आपको मैंने बताया ना जी। मैं जिस दिन वो ध्वस्त हुआ, मैं 2 दिन मेरे जाने की हिम्मत नहीं हुई। ध्वस्त होने के हाँ, मैं जिस दिन ध्वस्त हुआ, ध्वस्त होने पहले दिन, दूसरे दिन, 2 दिन मैं उनके बीच में नहीं जा पाया। मैं उनसे आंखें मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। उन 22 दुकानदार जिनका भविष्य अंधकार में आ गया, जिन 22 दुकानदारों के नौनिहालों का भविष्य अंधकार में आ गया, जिनका जिस व्यापारी का ठिया टूट जाता है उसके दिल से सोचो क्या होता है। जिसकी दुकान छिन गई, ठिया छिन गया, चाहे वो कैसे ही हुआ, चाहे अदालत के आदेश से हुआ, पर दुकानदार तो तबाह हो गए ना। तो मैं जिनको मेरे दुख सुख में जो खड़े रहते थे, मैं उनसे कैसे आंखें मिला सकता था जी। तो तीसरे दिन जब मेरे से रुका नहीं गया, माँ ने मुझे झंझोर दिया, जब मैंने हिम्मत करी किसी तरीके से, जब मैं उनके पीछे में पहुंचा हजारों लोगों, जब मैंने जाके अपील की कि मैं आपका था, आपका हूँ, आपका रहूंगा, जब मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी की सरकार है, अब मोदी योगी की सरकार में आपका शोषण नहीं होने दूंगा जी। और जब मैंने कहा कि मैं जाऊंगा योगी जी के दरबार में और आपके लिए मदद लेके आऊंगा, जब मैंने कहा मैं ये छोटी सी भेंट 5 लाख रुपए आपके गरीब आप में अब अपने व्यापारियों को देना चाहता हूँ और उनके घर को देना चाहता हूँ, ये जब मैंने जाके मेरे मन को तसल्ली हुई, अभी भी तसल्ली नहीं, जब तक मैं उनकी लाठी ना बन जाऊं, जब तक उनको मैं संरक्षण ना दे दूं, जब तक मैं उनके आंखों के आंसू ना पूछ लूं, जब तक उन्हें दुकानें ना दिलवा दूं, जब तक मैं उनको धन मुहैया ना करवा दूं, जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। जी। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि विपक्ष के नेता है, काफी वहां पर एक क्रिएट करा गया, चीजें बोली गई, उसके बाद आपके अलावा और बीजेपी के नेता एक्टिव हुए और फिर मिठाई बांटी गई अभी 3-4 दिन पहले और पटाखे फोड़े गए। आपका क्या कहना है इस चीज? नहीं, ये किस माहौल में उन्होंने पटाखे फोड़े, मिठाई भी बटी, मिठाई लड्डू बटे, ये और एमपी से लेकर विधायक और बड़े बड़े आप नहीं, इसकी मैं निंदा करता हूँ। इधर मेरे 22 दुकानदारों की दुकानें ध्वस्त हो, क्या वो ठीक हुआ? आतिशबाजी करना, मिठाई बांटना, एक तरफ मेरे 22 दुकानदारों की दुकानें ध्वस्त हो गई, एक तरफ मेरे 22 दुकानदारों के अंदर 80 परिवार सड़क पे आ गए, एक तरफ ये 80-100 परिवार पूरी तरीके से निस्तरूत हो गए, उसमें गरीब से गरीब दुकानदार भी था। दूसरी तरफ 31 दुकानदारों की पे तलवार लटकाने का काम आवास विकास करने लगा। ऊपर से वहाँ पे उस दिन ही कि बाजार 3-4 दिन से धरने पर बैठे थे, इनकी दुकानें बाजार बंद कर रखा था। हमारे पार्टी के सांसद विधायक प्रतिनिधि पहुंचे, किन लोगों ने मिठाइयाँ बंटवाई और जिन लोगों ने वहाँ पर आतिशबाजी की। मेरे मिजाज से और मेरे चरित्र के खिलाफ है ये, इसलिए मैंने कहा कि मैं इससे मिठाई बांटने का और आतिशबाजी की निंदा करता हूँ। कभी भी एक तरफ गम हो रहा है, एक तरफ खुशी मनानी नहीं चाहिए, ये बहुत गलत था जी। इसकी मैं निंदा करता हूँ। ये हुई सेंट्रल मार्केट की बात जो आपने पूरी रखी। वहीं से जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रही थी हमारी टीम, तो हमने आपके कुछ विवादजनक वीडियोस देखे, कुछ बयान देखे। एक बयान ये था कि वैश्य समाज से थे भगवान श्री राम और हनुमान जी, ये आपने कहा, काफी जगह छपा आज से 4-5 साल पहले। तो मेरा सवाल इसमें यह है, क्या भगवान को किसी एक जाति से जोड़ना चाहिए? देखिए, मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। इतिहास कहता है, बट महाराजा अग्रसेन जी, हम महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं और महाराजा अग्रसेन जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र, उसकी 34वीं पीढ़ी थे। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज हुए। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज है तो वैश्य समाज से भगवान श्री राम थे, इसमें कौन सी दो राय है? इसमें क्या दो राय? ये दो राय नहीं है, नहीं, क्या दो राय है? तो है, सुनो, इतिहास का राय भाई, इसमें काय के लिए अलपट करना? इतिहास है, इतिहास पर इसमें आप बुरे। महाराजा अग्रसेन जी किसके संतान थे? महाराजा अग्रसेन जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज थे, उनके कुछ की 34वीं पीढ़ी थे। इसमें कौन सी बात है? हमारी इसमें कोई बात नहीं है, इसमें क्या के लिए इसमें बात करनी? पर जैसे आप बोल रहे हैं, बट एक जाति को लेकर बोलना कि हमारे हैं, अरे हैं तो हैं, ये कहना, अरे हैं तो हैं, मैं कह रहा हूँ इसको बदल इतिहास नहीं बदल सकते ना आप, इतिहास नहीं बदल, केवल आपके और किसी के, अरे सबके हैं, पर हम उनके वंशज, हम ये कह रहे हैं आपसे,
हम नहीं करें, इतिहास कह रहा, पढ़ लीजिए, इतना सोचने का विषय नहीं है। आप रामायण पढ़ लीजिए, आप गीता पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है उसमें, क्या मैंने तो नहीं लिखा, आप पढ़ लीजिए उसको, इसमें क्या बात है मित्र मेरे। दूसरा एक क्वेश्चन और है जो आपने एक इंटरव्यू में बयान दिया है, वहां पे बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आता है तो भारतीय जनता पार्टी एक गंगा का रूप है, जो भी आता है वो पवित्र हो जाता है। ये आपके बयान है, मैंने सुने और आपने कहे हैं, तो वो समझाएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी गंगा का रूप कैसे है? माँ गंगा का रूप, मैं तो पहले कहता हूँ राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, व्यापारी मेरी माँ, मैं तो अपनी माँ। तो जो भी आएगा, चाहे गलत से गलत पॉलिटिशियन आए, वो करप्ट से करप्ट व्यक्ति आए, वो बीजेपी में ज्वाइन होते ही वो ठीक हो जाएगा आपके हिसाब से? पहली बात तो हमारी, हम बहुत सोच समझ के पार्टी, हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व तो बाहर के लोगों को देता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैंने कभी कहा हुआ, मैंने कहा हमारी गंगा है, जो गोता लगाएगा वो पवित्र हो जाएगा, सही है, कह दिया, उसमें क्या बात। मतलब कोई अभी भी वही स्टैंड है आपका? हाँ वही है कि गंगा है भारतीय जनता पार्टी? हाँ, माँ गंगा का रूप है हमारी। अच्छा ठीक है। वहीं पर एक सवाल और है, आपकी एक और वीडियो हमारे सामने आई जहां पर आप यूसीसी को बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप काफी इंपॉर्टेंट बता रहे थे भारत के लिए। उसके ऊपर आपका अभी भी मत है, इंपॉर्टेंट है वो? सर्वोत्तम जरूरी है देश के। अच्छा, देश के भविष्य एक कानून सभी के लिए, हमेशा एक कानून होना चाहिए जी, 2 कानून देश में नहीं चलने चाहिए। अच्छा, ये होगा सरकार तो से। भारत में अनेकों संस्कृति है, साउथ में जाएंगे अलग संस्कृति है, आप नॉर्थ में आएंगे वहां अलग है, आप ईस्ट में जाएंगे वहां अलग है, वेस्ट में जाएंगे वहां अलग है, तो एक कानून में बन सकते हैं पूरा देश? भारत एक है, एक है, बिल्कुल भारत एक है जी, भाषाएं अलग अलग है जी, परंतु संस्कृति एक है। ध्यान रखिए, संस्कृति अलग नहीं है, संस्कृति भारत की एक ही है। भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो भारत में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भारत में बुद्ध का भी जन्म हुआ। भारत हिंदुत्व 33 कोटि देव देवताओं का वास भारत में है, तो भारत की 140 करोड़ देवतुल्य जनता भारत माता को भारत माता मानती है। भाषाएं अलग हैं परंतु नियम एक होना जरूरी है, जिससे कि भारत मेरा मजबूती से विश्वगुरु बन सके, भारत दोबारा सोने का शेर बन सके और भारत मोदी जी के नेतृत्व में भारत मेरा जल्दी से विश्वगुरु बन के सोने का शेर बन के भारत दोबारा मजबूत हो सके जी, मेरा भारत मजबूत हो सके। परिवारवाद के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? आपने काफी बार बात करी है परिवारवाद की राजनीति में, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, क्या स्टैंड है? कांग्रेस परिवारवाद को जन्म दिया जी, भिंडरावाला के रूप में आतंकवाद को जन्म दिया जी, कांग्रेस ने झगड़ों को जन्म दिया, भाई भतीजावाद को जन्म दिया, भ्रष्टाचार को जन्म दिया। समाजवादी पार्टी ने भाई भतीजावाद, परिवारवाद, उत्तम दंगे, कर्फ्यू को जन्म दिया, माता बहनों के अपमान को जन्म दिया, किसानों की आत्महत्या को जन्म दिया, व्यापारियों का शोषण, व्यापारियों को पेन पे लूटा। ठीक है, इनका डीएनए। बसपा ने सबसे ज्यादा परिवारवाद बसपा ने किया, सपा ने किया, बिहार में लालू प्रसाद परिवार ने किया, आपका जाइए वहां पे बंगाल में ममता दीदी कर रही है, अब आ जाइए आप इधर केजरीवाल इधर जेल में रहे तो पत्नी को अपनी सीट कुर्सी दे दी। तो भाई भतीजावाद इन लोगों कैसे, भारतीय जनता पार्टी का अकेली पार्टी है जहाँ पे जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा जमीन का बनता है तो मुख्यमंत्री भी गुजरात के छोटे चाय बेचने वाले का व्यापारी का बेटा बनता है। हमारे यहाँ सब चीज लोकतंत्र से होती है। हमारी पार्टी में किसी को नहीं पता कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन। मुझ जैसा छोटा आदमी 5 बार से प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का जी, तो सोच लीजिए हमारी पार्टी में कौन क्या बन सकता, किसी को नहीं पता है। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, बिल्कुल परिवारवाद नहीं है, मतलब है ही नहीं। अच्छा, आप बता दो दूर दूर। अनुराग ठाकुर जी कौन है? सवाल मैं नहीं कर रहा, काफी लोग करते हैं उनसे, बीजेपी के खिलाफ। आप ये परिवारवाद नहीं है, नंबर एक बात सुनिए जी। उनके पिता मुख्यमंत्री वहां के रहे तो अनुराग ठाकुर राजनीति करते थे तो उनको वहां का चुनाव जनता ने लाया तो पार्टी के केंद्रीय मंत्री। क्या इतना आगे तक वो आए? अरे क्षमता थी उनमें। अच्छा, परिवारवाद इसे कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी पार्टी का बनता रहे। अच्छा, परिवार उसको कहते हैं कि मुख्यमंत्री उसी पार्टी के बार बनते रहे कि पहले मैं, फिर मेरे पिता, पहले मैं, फिर मेरा बेटा, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा बन जाए, उसे परिवारवाद कहते हैं। इसको परिवारवाद कैसे कह सकते हैं आप? बीसीसीआई के जो चेयरमैन थे उनके ऊपर भी सवाल उठता है। क्या मतलब है? विशेष चेयरमैन अलग बॉडी है और पिता उनके गृह मंत्री है, उससे क्या मतलब है? अलग अलग बॉडी नहीं, ये परिवारवाद कैसे आ जाएगा? इन्हें विपक्ष को पता ही नहीं है, विपक्ष को कहने से मतलब है सिर्फ।
लोग ये परिवारवाद कहते के हैं करीब आशा कि योग्यता के, जैसे परिवारवाद आप कांग्रेस को बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। दिख एक रहा है, सुनो मेरी दिख बात, रहा है। अरे सुनो ना, एक जी। बात सुनो, आप जी। पहले समझो। नेहरू जी प्रधानमंत्री, जी। उनकी बेटी इंदिरा जी प्रधानमंत्री, हाँ। उनके बेटे राजीव जी प्रधानमंत्री, हम्म। अब उनके पोते राहुल बाबा प्रधानमंत्री बन जा, सोनिया जी का ये मैं सब सहमत हूँ, समझ लीजिए। सहमत हूँ इधर आ जाइए ना। जी जी जी। तमिलनाडु में स्टालिन के पिता मुख्यमंत्री, अब स्टालिन मुख्यमंत्री, समझिए। बिहार में लालू प्रसाद मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद जी की पत्नी मुख्यमंत्री, अब उनका उप मुख्यमंत्री बेटा बना, बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, और फिर तीसरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, और सारा भाई जा रहे भतीजे सांसद और विधायक। इसे परिवारवाद कहते हैं, उसको नहीं कहते हैं। इसे खड़े समझाओ ना। तुम आप एक जर्नलिस्ट हो जी। आपका बेटा जर्नलिस्ट है, उसको परिवारवाद कहेंगे? नहीं, राजनीति में आने का फायदा तो हो। मेरा बेटा है, मैं नहीं राजनीति में, मुझे नहीं पसंद, मैं करता हूँ। मेरे बच्चों ने कह दिया, मैंने शुरू से कहा राजनीति से मैं व्यापार नहीं करूंगा, व्यापार से राजनीति करूंगा। तो विनीत शारदा कहता है व्यापार से राजनीति करता हूँ, राजनीति व्यापार नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। सन 1980 में मेरी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, 80 से लेकर आज तक। उससे पहले जनसंघ हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बदला, और आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय अटल जी ने जनसंघ की स्थापना की। आज एक भी राष्ट्रीय बताओ कि हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को दूसरा बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ। हमारी पार्टी से 2 बार प्रधानमंत्री हुए, 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, और 3 बार से हमारे मोदी जी हैं। इनका परिवार का कोई रहा हो बता दो आप मुझे। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री हुए, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री हुए। इनका बेटा कोई मुख्यमंत्री हो बता दो आप मुझे। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री 2 बार, तीसरी बार बनेंगे, कोई बता दो उनका कोई है क्या? इसे कहते हैं। वहीं पर एक बात और विपक्ष ने काफी जोरों शोरों से आज से 4-5 महीने पहले उठाई थी, वोट चोरी के ऊपर। और जो विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने इस मुद्दे को काफी तेजी से बिहार इलेक्शन में करा था। तो आपका क्या मानना है कि वोट चोरी के ऊपर आपका क्या मत है? 15 दिन से राहुल बाबा वोट चोरी की आवाज पे चुप है। एक आवाज क्यों नहीं बोल रहे? उसका कारण जी, सबसे पहले वोट चोरी की थी देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी। पूछे कैसे? इंदिरा गांधी जी, पहले बताओ भारत में गोत्र किसका होता है? पिता के नाम से पहचाने जाओगे? माँ के गोत्र किसका? पिता के नाम से। इंदिरा गांधी जी ने शादी किससे की थी? फिरोज खान साहब से। तो इंदिरा गांधी का नाम क्या होना चाहिए था? इंदिरा गांधी फिरोज खान। तो राजीव गांधी जी का नाम क्या होना चाहिए था? राजीव गांधी फिरोज खान। राहुल गांधी के बाबा कौन है? फिरोज खान। क्यों नहीं राहुल बाबा अपनी बाबा की मजार पर फूल चढ़ाने आज तक गए? बाबा के नाम को क्यों नहीं आगे रखते? तो नाम की चोरी किसने करी थी? इंदिरा गांधी जी ने की, राजीव गांधी जी ने। और वोट चोरी? वही तो वोट चोरी है सबसे बड़ी की इन्होंने। इससे बड़ी वोट चोरी क्या होगी? आंखों में अंधेरा झोंक दिया देश के 140 करोड़। किम ब्राह्मण है, कहाँ ब्राह्मण है ये? बताओ ना मुझे। ये तो पारसी मुस्लिम के पोते हैं भाई। इसे मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इतिहास गवाह है। तो किसने की? अगर हमने वोट चोरी की होती तो हमारी 450 सीट आती, 240 नहीं आती 2024 में। मेरे दोस्त, इसका कारण क्या रहा? अरे वोट चोरी क्या होती है पता है? अगर हमने वोट चोरी की होती तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कैसे आती? हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कैसे आती? तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार कैसे आती? और हमने वोट चोरी होती तो ममता दीदी इतनी बार से मुख्यमंत्री बनी बैठी बंगाल में, हिंदुओं पर अत्याचार कर रही हैं, तो उनके कैसे आती? हमने वोट चोरी की तो 3 बार से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, कैसे होती? पंजाब में कसार कैसे आम आदमी पार्टी बन गए? तो ये राहुल गांधी साहब को पता था कि जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। ये भारत की जनता अब पढ़ी लिखी जनता है, वो जानती है। ये बार बार झूठ बोलना, हथेली पे सरसों जमाना ज्यादा जनता। राहुल गांधी जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक खानदान में, उनका अच्छे खानदान में जन्म हुआ है। अपने गोत्र को पहचाने, अपने बाबा के नाम को आगे रखें, और साफ लोगों से कहें कि मैं फिरोज खान साहब का पोता हूँ और मैं फिरोज खान साहब की मजार पर जाके फूल चढ़ाए तो जनता उनको नहीं, इस मसले का विषय नहीं है भाई मित्र मेरे। मैं अपने बाबा मैं लाला ओम प्रकाश का पोता हूँ। आपके बाबा जी के नाम से पहचाने जाओगे ना, इसमें की बात क्या है इसमें? तो बाबा जी के नाम से पहचान होगी ना।
तो इसमें कौन सी बात है? अगर फिर वो चोरी कौन कर रहा है? नाम की चोरी किसने की? तो राहुल गांधी जी साहब से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बाबा जी के नाम को रखें, अपने बाबा जी की मजार में फूल चढ़ाए और साफ सुथरे रूप में मैं श्री आदरणीय फिरोज खान साहब का पोता हूँ, ये कहें बस। जी वहीं पर 4-5 सवाल और हैं और फटाफट का कंप्लीट करते हैं। आप ये बताइए मुझे कि आप, जैसे मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, आपने बोला हाँ मैं मोदी भक्त हूँ, हाँ मैं मोदी जी को मानता हूँ, सबसे सर्वोच्च नेता मानता हूँ, हाँ मैं मोदी भक्त हूँ। तो आपका क्या मत है, क्या आज आप अभी भी मोदी भक्त हैं? देखिए, आप मोदी भक्त किसे कहते हैं? 2014 से पहले देश के क्या हालात थे? 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। रोज जब अखबार पढ़ते थे, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मुद्दे आते थे, कॉमनवेल्थ गेम हो, कुछ भी हो, करोड़ों रुपए के, हवाई घोटाला हो, कांग्रेस घोटाला, हवा में भी करोड़ रुपए की घोटाले थे। 2014 से लेकर साढ़े 11 वर्ष में एक घोटाला उत्तर भारत के मोदी सरकार के एक मंत्री के खिलाफ पा दो तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। नंबर 1 बात। मोदी बात ऐसे है। आज कितने एयरपोर्ट थे देश में? आज कितने एयरपोर्ट हो गए? कितने एम्स थे? आज हम 19 एम्स खोल दिए, कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, रेलवे का कितना विस्तार कर दिया। आज बुलेट ट्रेन भी आ रही है, आज रैपिड ट्रेन आ रही है, मोनोरेल ट्रेन आ रही है। तो कितना हमने विस्तार किया। हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की 14, 12, 13 नंबर पर होती थी। भारत की विश्व पटल पर हमने अर्थव्यवस्था को 4थे नंबर पर ला दिया। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आके भारत में कह जाते हैं पिछले 15 दिन पहले कि भारत मोदी के नेतृत्व में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। तो पहले कभी हुआ ऐसा? जी। आज मोदी जी के राज शासन में किसानों के खातों में जनधन प्रधानमंत्री योजना के तहत पैसे पहुंचने शुरू हुए। 6,000 5.25 करोड़ माता बहनों को फ्री में मकान दिए, 4.5 करोड़ माता बहनों को फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दिए, हमने आयुष्मान बीमा दिया, हमने व्यापारी को एक्सीडेंटल बीमा दिया, हमने डिजिटल इंडिया दिया, हमने कौशल इंडिया दिया, हमने स्टार्टअप इंडिया दिया। अब से पहले क्यों नहीं हुआ? हमने भारत के नाम को विश्व को ऊंचा किया। मोदी जी ने भारत के नाम को, मोदी जी में है, वो देवतुल्य हैं, उनमें देवतुल्य आत्मा है, मैं मानता हूँ। मोदी जी ने भारत के नाम को विश्व, पहले प्रधानमंत्री जाते थे विश्व में पता ही नहीं चलता था कौन से देश में। आज मोदी जाते हैं तो लोग मोहल्ला होता है। बाकी अमेरिका के आके झुके नहीं ना, टैरिफ लगा दिया, 50% टैरिफ लगाया ना। जैसे से आप बता रहे हो तो मोदी भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब आपके हिसाब से? मोदी भक्ति को आप अलग रूप ले लो, भक्ति नहीं कह रहा हूं मैं जी। अमेरिका के आगे हमारी अनेकों सरकार झुकती हैं, नहीं झुकी तो अटल जी की सरकार, हमने पोखरण परमाणु बम का हमने वो किया था, तो नहीं झुके मोदी, अटल जी नहीं झुके मोदी जी। 50% टैरिफ लगा दिया, भारत की जनता ने कह दिया, 140 जनता ने कह दिया, व्यापारियों ने, हम अपना माल इटली भेज देंगे, जापान जर्मनी भेज देंगे, रसिया भेज देंगे, देश विदेश से भेज देंगे, पर भारत के आगे भारत को झुकने नहीं देंगे। तो मोदी जी नहीं झुके, अमेरिका समझौतों को तैयार है। वर्तमान के समय में चाइना घबराया किससे? जी, मोदी जी से। अमेरिका की कभी किसी से चल छूटी? मोदी जी से। पहले क्या होता था? हमले होते थे, हमारी जमीनें छीन ली जाती थी। अब क्या हुआ इस बार युद्ध में? हमारे 26 श्रद्धालु मारे गए सनातनी 22 अप्रैल को। उनके मुंह में घुस गए, पाकिस्तान के घर में घुस गए। हमारी वीर सैनिकों ने मुंह तो जवाब दिया, आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। तो किसने किया? मोदी सरकार ने। हमने नक्सल खत्म किया छत्तीसगढ़ से, हैं? हमने महाराष्ट्र से नक्सल खत्म किया जी, हमने आंध्रा से नक्सल खत्म किया जी। तो पहले नहीं हो सकता था क्या? ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी जब खत्म हुआ। भारत विश्वगुरु बन गया या फिर अभी विश्वगुरु बनने की दहलीज पर है? मेरे को समझना है। देखिए, भारत विश्वगुरु बनेगा। कितना अप्रोक्स टाइम लगेगा? जब भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो मतलब है अभी 10-15 साल? मैं तो समझता हूँ सन 29 से पहले भारत विश्वगुरु बन जाएगा। 29 से पहले मोदी जी जब 4थी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, तो मोदी जी के नेतृत्व में 4थी बार बनेंगे मोदी जी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? 75 साल के बाद वो रिटायरमेंट। घर के पिता की एज कुछ नहीं होती है, घर के बड़े भाई की कोई एज नहीं, वो खुद ही रिटायरमेंट दे देते हैं। क्यों? उन्होंने उनको भी रिटायरमेंट। भारत माता को संभालना है, नहीं तो भारत माता को लघुलुहान करने वाले आसपास के देश बैठे हैं। तो रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए। भारत माता को संभालना है, भारत माता को लघुलुहान होने से बचाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है। आप हो, भारत को योगी राष्ट्र बनाना है। अच्छा, तो मोदी जरूरी है।
हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को, बनना, भारत हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, था वहीं पर और रहेगा। रहेगा। वहीं पर हिंदू राष्ट्र पे ही मैं बात करूंगा। मेरा एक क्वेश्चन ये है, अभी रिसेंट 6 महीने पहले बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर, आप जानते होंगे, लोनी से विधायक है, जानते होंगे आप, ऐसा तो मत कीजिए नहीं जानते। उन्होंने अभी 6 महीने पहले एक बयान दिया था, 50,000 गायें उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन काटी जा रही हैं। ये मेरा बयान नहीं है, आप कहते हो तो मैं दिखा भी दूंगा। उन्होंने बात बोली, बीजेपी के विधायक हैं, सीटिंग विधायक हैं, उन्होंने ये बात बोली योगी राज में। क्या कहना है आपका? आप तो कह रहे हिंदू राष्ट्र गौ बनने का। माता का सम्मान जितना मेरी सरकार में हुआ है देश में प्रदेश में आज से पहले नहीं हुआ। नंबर सुनो फ्रेंड जी। गौ माता मेरठ में एक वो था, वो गौशाला दिल्ली रोड प्रतापपुर में। उसको जब मुझे मालूम चला, मैंने उसको कितनी अपने सरकार से बोल के कितना सौंदर्य करा, गौओं की कितनी किस प्रकार से वहाँ पूजा हो रही है, किस प्रकार से ये देखिए। नंबर उन्होंने क्या बयान दिया, वो बयान उनसे पूछिए आप। नहीं, आप है ना, आपसे क्या कहा जी, मेरे उन्होंने क्या बयान दिया उनसे पूछिए। मेरी सरकार में गौ माता का सम्मान था, गौ माता का सम्मान है और गौ माता का सम्मान रहेगा। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। बिल्कुल, गौ माता हमारे लिए पूजनीय है। और भारत में भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ से लेकर आज तक हम गौ माता की पूजा करते आए और करते ही रहेंगे। इस चीज का जवाब मैं इतना दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। नंद किशोर गुर्जर, मैं उनको कुछ नहीं करा जाता। जो बयान दिया गलत है, गलत है, सही है? अरे मैंने बयान सुना भी नहीं। क्या मेरठ में हो रहा है? अगर किसी ने ऐसा बयान दिया तो गलत है, बात करते। मेरठ में ऐसा हो रहा है, कुछ गलत है, कुछ नहीं हो रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई मेरी गौ माता को लहूलुहान करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में समस्या क्या है? ये मैं नहीं कह सकता, मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। पर आप योगी जी सबकी बार मिलिएगा और बात कीजिएगा इस मुद्दे पर। मैं वो छोटा कार्य करता हूँ। आपकी भी पीड़ा होती होगी ना गौ माता को? नहीं, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित हो, उसके बाद मारनी बंद हो जाएगी गौ माता। अभी तीसरी चौथी बार तो करो, प्रधानमंत्री मोदी चाहिए, जो तीसरी बार योगी मुख्यमंत्री चाहिए। नहीं, समस्या क्या? बहुत सी समस्या अभी तो बहुत भैया। अरे मेरे दो बहुत समस्या होती है, हमें बहुत समस्याओं से जूझना होता है। हम चाहते हैं गौ माता राष्ट्रमाता बने। हम चाहते हैं। आरोप और लगता है बीजेपी पे कि बीफ एक्सपोर्टिंग वाली कंपनी से चंदा लिया जा रहा है। ये बेवकूफ की बनाने वाली बात है, ये मेरे आरोप नहीं है, बेवकूफ मीडिया के आरोप। मित्र, ये बेवकूफ बनाने वाली बात, वो झूठ है। अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का डीएनए में घुसा था, वो लोग बात करते हैं। अरे हम ही थे, हमसे लोग कहते हैं हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या बनाया, और आज तुम भगवान श्री राम की आत्मा खुश है। हमने कश्मीर से धारा 335 से हटा के हमने कश्मीर से कन्याकुमारी को एक जोड़ा। हमने हमारे योजना से हमने एक किए। गौ माता पे आपका क्या स्टैंड है? क्या गौ हत्या बंद होनी चाहिए? गौ माता की हत्या हमारे प्रदेश में, हमारे देश में नहीं होती है, और होनी चाहिए, होती ही नहीं है। नंबर एक बार, अगर कहीं कोई घटना कोई करता है तो उसे छोड़ते नहीं है और आगे छोड़ेंगे नहीं। बट बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो दिख रही है जिस वजह से ना छोड़ेंगे, एक्सपोर्ट हो रहा है भारत देश में। सर अरे भैया मेरी सुनिए विनीत जी, अरे वो मेरी जानकारी में नहीं। तो गौ माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए तो स्टैंड लीजिए। हाँ, ये हम अपने लोगों, अपने बड़ों से, अपने नेतृत्व से निवेदन कर रहे हैं और करेंगे। जब आप मिलेंगे उनसे तो मैं निवेदन करूंगा, गौ माता राष्ट्रमाता, मैं निवेदन करूंगा। ठीक है। वहीं पर एक और सवाल है, 2 सवाल लास्ट आखिरी। मेरठ में बीजेपी ने 5 काम ऐसे क्या किए आप गिनवाओ, बस 5 काम, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, 5 काम गिनवा दीजिए आप। बीजेपी में जो सरकार में जो है उनसे मेरी बात जी, ऐसे तो बहुत काम किए, मैं बहुत गिनवा दूं। अच्छा, बहुत शाम किए, चलो गिनवा देता हूँ। गिनवा दीजिए 5 काम। पहला काम लिखिए, बताइए। स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बन रहा है, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय। दूसरा काम, बड़ा काम किया हमने, आईटी सेक्टर बनाया है। कहां पर? दिल्ली रोड पे। अच्छा, अभी बन रहा है या फिर बन चुका है? बन चुका है। नंबर। अच्छा, हमने मेरठ को, सपा सरकार में गुंडा राज था, गन पॉइंट पे बड़ा लूट किया जाता था, रात को माता बहने सुरक्षित चल नहीं पाती, हमने लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित किया जी। आज व्यापारी सुरक्षित है, माता बहने सुरक्षित है जी। सबसे बड़ा काम हमने सबसे बड़ा किया, मेरठ को ओडीपी स्कीम में, वन सिटी वन बोर्ड पे मेरठ के स्पोर्ट्स को उसमें डाला, स्पोर्ट्स को हमने एक नई पहचान दी। नंबर 4 काम, हम मेरठ को जल्दी से, 4 काम जो होने वाले वो तो अलग है, जो है अब मेरठ में हमने मेरठ की दिशा बदलने का काम किया। मेरठ का रास्ता 4 घंटे का होता था दिल्ली का, हमने एक्सप्रेस वे बनाया, 40 मिनट से दिल्ली पहुंच सकते हो।
सबसे बड़ा काम। हम्म 5 हो गए, 5 बता दिए मैंने। हम्म। छठा और बता दूंगा, 10 काम 20 काम है मेरठ में किए हैं। अच्छा, कामों की लंबी श्रृंखला मेरठ में की है। स्कूल कितने बनाए हैं? स्कूल मेरठ में पहले एक ही यूनिवर्सिटी होती थी। चौधरी चरण सिंह, हाँ, मेरठ में सीसीएस। आज 5 यूनिवर्सिटी, अच्छा। प्राइवेट 4 यूनिवर्सिटी होती प्राइवेट? है। हाँ, अरे अपना बन जाती है क्या? उसको कौन देता अनुमति? सरकारी देती है ना। बट सरकारी होते तो मेडिकल ज्यादा कॉलेज बेनिफिट कितने में? होता। मेडिकल कॉलेज, दूसरा मेडिकल कॉलेज सुभारती बनाया, हम्म, वो प्राइवेट है, किसने बनाया? अनुमति सरकारी देती है ना। अच्छा। तो सरकारी स्कूल कितने बने हैं, कुछ आइडिया हो? सरकारी स्कूलों की तो लंबी श्रृंखला है। आप अच्छा। जाइए, आपको पूरी मेरे पाइए किसी बैठ में, आप पूरी श्रृंखला बता दूंगा। पर कुछ आर्टिकल छपे जहां पर लिखा हुआ था कि जहां पर बच्चे कम आ रहे हैं उन सरकारी स्कूल को मर्ज करा जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हम सरकारी स्कूलों को बहुत आधुनिक स्कूल बनाने की श्रृंखला में हमारी सरकार लगी हुई है कि गरीब से गरीब का बच्चों को आधुनिक पढ़ाई मिल सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, और वो बच्चा अपने अपने माता पिता के नाम को रोशन करके अपने उत्तर प्रदेश, अपने देश के नाम को रोशन करे। इस शिक्षा नीति पर हम चल रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ एक है हमारे पास पूरे मेरठ में। और उत्तर प्रदेश में कितने थे मित्र? 75 जिलों का सूबा है अतुल जी। 17 थे, जी। आज 62 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल दिए। मेरठ में बताओ ना, मेरठ में एक ही तो रहेगा। एक है मेडिकल, और क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं कि 17 से पहले उत्तर प्रदेश में 17 थे, हमने 62 खोल दिए, बाकी बनने की तगार पे। हमने 2 एम्स दे दिए जी। उत्तर प्रदेश में, एक रायबरेली, गोरखपुर। जी। मुझे लग रहा है आप समाजवादी पार्टी की किसी ने भेजा है क्या? आप ये बात कह रहे हो? हम अगर समाजवादी से सवाल पूछते हैं वो हमसे कहते हैं बीजेपी वालों ने भेजा है। नहीं, हमारी आपका समस्या विषय क्या है? आपको कह रहा हूं 62 मेडिकल कॉलेज खोल दिए जी। और बाकी बनने की तगार पे और हैं। रोजगार के लिए क्या काम हुए? रोजगार ही रोजगार दिया। अच्छा। उत्तर प्रदेश में आज किसान आत्महत्या करता था, युवाओं को रोजगार नहीं था। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा बहन की योजना लाई, 50,000 से 15 लाख तक का लोन हमने बगैर गारंटी के 18 करोड़ युवाओं को दिया। हमने उन्हें रोजगार देने वाला बनाया। किसी ने चाय की, पान की, मेडिकल स्टोर की, कपड़े की दुकान खोली, एक आदमी को नौकरी दी होगी, हमने नौकरी देने वाला बनाया। हमने तो नौकरी देने वाला उसको व्यापारी बनाया, और इन्होंने नौकरी छीनने वाला बनाया। सपा और कांग्रेस ने ये गन पॉइंट पे लूटा करते थे, हम उनको व्यापारी बनाया। ये फर्क है जी। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये सवाल है आपसे कि आप, जैसे हम आपके बारे में रिसर्च करा, हमें एक बात पता चली कि आप हापुड़ वाली सीट पर काफी मेहनत कर रहे थे टिकट के लिए। वो बात अलग है, नहीं मिली वटेवर जो भी। हापुड़, मेरठ हापुड़ लोकसभा नाम है उसकी। जी, मेरठ हापुड़ लोकसभा के लिए आप तैयारी कर रहे थे और आज भी आप तैयारी कर रहे हैं। मैं चुनाव के लिए राजनीति नहीं करता। मैंने आपको पहले था राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है। ये फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे आपके? आपको बता रहा हूँ, पहले तो उत्तर नहीं ले रहे आप। जी जी, बताइए बताइए। राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ, तो व्यापारी मेरी आत्मा। जी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं राजनीति सिर्फ बाकी कुछ लोग बरसाती मेंढकों की तरह मैं नहीं करता। मैं बरसाती मेंढक नहीं, मैं 24 घंटे व्यापारी को समर्पित व्यक्ति हूँ। मैं 24 घंटे हिंदुत्व को समर्पित व्यक्ति हूँ। मेरा 24 घंटे वैश्य समाज को मैं मेरा खुल के कहता हूँ, मेरे लिए वैश्य समाज के लिए 24 घंटे खुल के मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। 24 घंटे मुझे राजनीति में चुनाव के टाइम में ज्यादा मेहनत करूँ, बाद में कम करूँ, वो मेरा व्यक्तित्व नहीं है। आपने इसके लिए आपने देखा मैं भावुक व्यक्ति हूँ। भावुक के साथ साथ मेरा टारगेट रहता है मेरा मेरठ और मेरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले, किस प्रकार से वहां मैं व्यापारियों की ढाल बन सकूं, उनकी सुरक्षा करवा सकूं, और वो सुरक्षा मेरी सरकार, मोदी और योगी सरकार पूरी तरीके से व्यापारियों को सुरक्षा करने में सक्षम है और कर रही है। अभी मैं जो काम कराता हूं तो वो मैं लोगों से मुझे रिक्वेस्ट करके कराने पड़ते हैं। मान जाते हैं बीजेपी वाले आपके जो दूसरे कोलीग्स हैं, विधायक हो गए? नहीं, मैं देखिए कभी विधायक जी के पास, सांसद, मेरा इतिहास का मैं किसी के काम के लिए नहीं कहता। मैं जो कहता हूँ अपनी सरकार से डायरेक्ट निवेदन करता हूँ। आपका डायरेक्ट है? डायरेक्ट निवेदन करता हूँ और काम करवा लेता हूँ। मेरे पास कोई गलत आदमी आता नहीं है, मेरे से कोई गलत काम करवा नहीं सकता। मैं किसी का एक गिलास पानी पीता नहीं। मैं राजनीति से व्यापार नहीं करता, मैं व्यापार से राजनीति करता हूँ। मैं छोटे से बनिए का व्यापारी हूँ, छोटा से बनिए का बेटा हूँ, व्यापारी का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ मेरा स्वाभिमान जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ, जिस दिन मेरा स्वाभिमान मर गया तो मैं मर जाऊँ। जी, मेरा स्वाभिमान ही मेरा मान है, अब मेरा मान ही मेरा स्वाभिमान है। और मैं गलत नहीं कहता हूँ, मेरे व्यापारी का, मेरे हिंदुत्व का अगर शरीर का पसीने की कत्तर जमीन पर गिरेगी, विनिसार के
खून की कत्तर मेरे व्यापारी मेरे हिंदुत्व के काम आएगी। जी जब तक जीऊंगा अपने हिंदुत्व के लिए जीऊंगा, जब तक जीऊंगा अपने व्यापारी समाज के लिए जीऊंगा। मेरे कन्नी धन्नी में फर्क नहीं होता। जी, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये निवेदन यही करूंगा, जो आपको ट्रोल कर रहे हैं उनको मेरा कुछ नहीं कहना, वो ट्रोल करेंगे, करते रहिए, परंतु सही चीजें ट्रोल कीजिए। आपने अभी भाजपा नहीं छोड़ी है ना, लोगों को लग रहा है भाजपा छोड़ दिया आपने। मैं जिस दिन मेरा भगवान से एक प्रार्थना है, आह्वान है, मैं जी। तिरंगे में लिपट के जाऊं और भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट के जाऊं, ये मेरी सोच है। जी और जिंदगी में भावुकता में क्या कि मैं अगर ऐसी राजनीति नहीं कर सकता, मुझे छोड़ देनी चाहिए, जिनकी मैं व्यापारियों की मदद नहीं कर पाया, तो वो उसके सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, चाहकर ही मदद नहीं कर पाया। सर्वोत्तम अदालत हमारे भारत में सबसे बड़ी है, उसके लिए मैं क्या कोई भी नहीं टाल सकता। अब मैं तो सर्वोत्तम अदालत का दिल से सम्मान करता हूँ भैया। मैं तो उसके बाद मेरी पार्टी, तो हम सर्वोत्तम अदालत के बात को नहीं टाल सकते, परंतु मैं अपने व्यापारियों की आगे क्या मदद कर सकूं, आगे व्यापारियों को क्या सकूं, मैं वो करूंगा। मैं आह्वान करता हूं अपने व्यापारी भाइयों से कि इन 22 परिवारों के साथ आए और अपनी समर्थ के हिसाब से, जैसे कोरोना में आपने अपने मोदी जी और योगी जी के कहने से तिजोरी के दरवाजे खोल दिए थे, अपने गांव, अपने शहर, अपनी गली मोहल्ले में किसी को भूखे नहीं सोने दिया था, भूखे नहीं रहने दिया था, नंगे पांव नहीं चलने दिया था, ऐसे इन 22 परिवार की लाठी बन जाओ, अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दो, जितना हो सके इनकी मदद आगे करो। ये 5 लाख जो विनी शारदा ने दिए, आहुति दी है, इसको लाखों करोड़ों बदल के इन 22 परिवार को खड़ा कर दो। यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरा आग्रह है। जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, हम सबको बोलते हैं ये बात। आपका चैनल सच्चाई की आवाज उठाए। जी आपका चैनल आज के राजनीतिक युग में इस कलम की इज्जत रखे, कलम की कीमत रखे। पत्रकारिता में जो कलम की कीमत की इज्जत रखेगा वो चलेगा। अगर आप सच्चाई की आवाज उठाते रहेंगे, ईमानदारी से काम करते रहेंगे, तो आपकी ईमानदारी और सच्चाई को देखते हुए लोग आपको सर्वाइव करें। हमारा अभी तक जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं, अब तक हमने किसी भी गेस्ट को इतना हाइपर होते नहीं देखा जितना विनीत जी हाइपर हुए हैं। और हम थोड़ा सा हाइपर, तो हम क्षमा चाहते हैं, हमारी कोई बात बुरी लगी हो। हमारा काम है सवाल पूछना और कैड़े से कैड़े प्रश्न पूछना। हम हर एक पार्टी के किसी के पास जाए, समाजवादी के पास जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप बीजेपी से मोटिवेटेड भैया बात सुनिए जी। आप एक अच्छी, मुझे पहली मुलाकात है आपसे मेरी जी, पर मुझे अच्छे आप लगे जी। आप सही दिशा में चलिए, सही सोच में चलिए। हम किसी भी पार्टी से नहीं, जो क्वेश्चंस हमें दिखते हैं पारदर्शिता से काम कीजिए। बिल्कुल, आज देश को जरूरत है पत्रकारिता, देश का चौथा स्तंभ है जी। और भारत में सपा और कांग्रेस के जमाने में पत्रकारिता को लहलुहान किया गया था, पत्रकारों को सरेआम गोली मारी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की प्रदेश की सरकार में सबसे ज्यादा सम्मान पत्रकारिता के चौथे स्तंभ का है। हमारे लिए पत्रकारिता का बहुत बड़ा सम्मान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।